हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत बताया था। आज मैं आप लोगों को कौटिल्य की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताऊंगा। जैसा कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में जिन प्रशासनिक व्यवस्थाओं का उल्लेख किया है, विभिन्न पदाधिकारियों का उल्लेख किया है कि कौन से पदाधिकारी हैं और किस पदाधिकारी को कौन सा विभाग दिया जाना चाहिए। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में विभिन्न पदाधिकारियों का वर्णन किया है और राजा इन विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करके राज्य का संचालन कुशलतापूर्वक करता है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राजा के वृहद कार्यों का वर्णन किया है। उसने राजा के विभिन्न कार्य बताए हैं, राजा के दिनचर्याओं से अवगत कराया है। तो चूंकि अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण हैं और इन अधिकरणों में विभिन्न विषयों पर प्रकाश डाला गया है, तो कौटिल्य राज्य के कार्यों का वर्णन करने के पश्चात राज्य के विभिन्न न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों का विस्तार से वर्णन किया है। राज्य के जितने भी न्यायिक कार्य होते हैं, जितने भी प्रशासनिक कार्य होते हैं, उनका विस्तार से उसने वर्णन किया है। कौटिल्य के अनुसार राज्य के संपूर्ण प्रशासन को राजस्व, सेना, वाणिज्य, व्यापार, कृषि, वन और उद्योग आदि विभिन्न विभागों में बांट देना चाहिए। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में विभिन्न प्रशासनिक विभागों का वर्णन किया है कि राजा के द्वारा विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए और इन अधिकारियों के ऊपर राजा का नियंत्रण स्थापित होना चाहिए और इन अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि जिस विभाग का उत्तरदायित्व उनको दिया गया है, उन विभागों का उत्तरदायित्व वह कुशलतापूर्वक पूरी करें, कुशलतापूर्वक संपन्न करें। तो आइए देखते हैं कि अर्थशास्त्र में किन किन अधिकारियों का उल्लेख किया गया है। अर्थशास्त्र में राजा के द्वारा विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति की बात कही गई है। इसमें विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी 18 हैं। इनके अधीन विभिन्न अधिकारी, उनकी संख्या कितनी है? 19 है और यह 19 पद रखेंगे हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा कि राजा ने किन किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की है या अर्थशास्त्र में किन अधिकारियों की नियुक्ति की बात कही गई है। यह जो वीडियो है यह वीडियो नेट, यूजीसी, टीजीटी, पीजीटी इत्यादि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन कौटिल्य के इन्हीं प्रशासनिक व्यवस्था के विभिन्न नामों से पूछा जाता है। जैसे एग्जाम में आ जाता है, कंपटीशन में आ जाता है कि दवारिक कौन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दवारिक को कौन सा कार्य दिया गया है। तो आइए जानते हैं विभिन्न पदनामों को। पहला है मंत्री। कौटिल्य के प्रशासनिक व्यवस्था में पहला उल्लेख मिलता है मंत्री का, या इसको हम अमात्य कहते हैं। अमात्य के बारे में हम पिछले वीडियो में परिचित हो चुके हैं कि अमात्य का कार्य होता है राजा को परामर्श देना। जैसा कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कहा है कि ये जो अमात्य हैं यह राजा की आंखें हैं। राजा अपने समस्त राज्यों के कार्यों का संचालन इन्हीं के माध्यम से करता है, इन्हीं के परामर्श से करता है और यह जितना बताते हैं और यह मंत्री जितना परामर्श देते हैं, उसी परामर्श के अनुसार राजा विभिन्न क्रियाओं को संपादित करता है। तो यह जो मंत्री होता है यह राज्य का मुख्य अधिकारी होता है। इसके अधीन विभिन्न विभाग होते हैं। यह अमात्य के अधीन विभिन्न विभाग होते हैं। और जैसा कि मनुस्मृति में 7 या 8 अमात्यों की चर्चा की गई है, लेकिन कौटिल्य ने कोई निश्चित संख्या नहीं बताई है। कौटिल्य कहता है कि जितने राज्य की आवश्यकता हो, राज्य की आवश्यकता के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। राज्य की आवश्यकता के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। तो मंत्री जो हैं ये राजा को परामर्श देते हैं और विभिन्न विभागों का संचालन करते हैं। दूसरा आ जाता है पुरोहित। यह पुरोहित कौन होते हैं? धर्मगुरु, जिसको हम कहते हैं, वर्तमान में धर्मगुरु भी कह सकते हैं, या राजा के गुरु हुआ करते थे। राजा का एक गुरु हुआ करता था और वह गुरु राजा को धर्म संबंधी बातों पर, धर्म संबंधी विषयों पर और नीति संबंधी विषयों पर परामर्श देता था। राजा धार्मिक मामलों पर या धार्मिक समस्याओं पर अपने पुरोहित से परामर्श करता था और जो नीतिगत मामले होते थे, नीतिगत मामलों पर भी पुरोहित से परामर्श करता था। तो यह जो पुरोहित होता था यह राजा का गुरु होता था, राजा का धर्म गुरु होता था। सभी धार्मिक अनुष्ठान इसी पुरोहित के माध्यम से संपन्न किए जाते थे। दूसरा है सेनापति। यह सेनापति कौन होता है? सेनापति यह सेनाओं का अध्यक्ष होता है।
पूरे सेना का संचालन इसके अधीन होता है, पूरे सेना का संचालन इसके अधीन होता है और यह सेना का प्रधान होता है। सेना का रख रखाव करना, सेना के विभिन्न जो पदाधिकारी हैं वह विभिन्न पदाधिकारी इस सेनापति के अधीन रहते हैं। तो हमारे प्राचीन समय में या मध्यकाल में एक सेनापति का भी प्रावधान था जो कि सेनाओं को अपने नियंत्रण में रखता था और यह सेनापति राजा के अधीन होता था और राजा सेनापति को जैसा आदेश देता था, राजा सेनापति को जैसा आदेश देता था उसी के अनुसार यह कार्य करता था। चौथा है युवराज। युवराज यानी कि युवराज कौन होता है? युवराज कौन होता था? राजा का लड़का, राजा का लड़का यानी कि राजा के बाद सिंहासन पे बैठने का जो उत्तराधिकारी होता था उसको युवराज की संज्ञा दी जाती थी। इसमें राजा के ज्येष्ठ पुत्र का ही प्रावधान मिलता है। राजा के ज्येष्ठ पुत्र का प्रावधान मिलता है। कौटिल्य कहता है कि राज्य का उत्तराधिकारी राजा का ज्येष्ठ पुत्र होता है और यदि ज्येष्ठ पुत्र विक्षिप्त है यदि ज्येष्ठ पुत्र विक्षिप्त है या वह उस लायक नहीं है, गद्दी संभालने के लायक नहीं है, तो उसके द्वितीय पुत्र को दिया जा सकता है। या फिर कौटिल्य अर्थशास्त्र में यह भी कह सकता है कि यदि राजा के पास कोई संतान नहीं है, यदि उसकी संतान लड़की है तो वह अपने लड़की यानी कि राजकुमारी को भी उत्तराधिकारी बना सकता है, वह राजकुमारी को भी उत्तराधिकारी बना सकता है। तो जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारे धर्मशास्त्र में या हमारे वेदों में, ग्रंथों में, हमारे इतिहास में, प्राचीन इतिहास में अनेक राजकुमारियों का वर्णन मिलता है जो विभिन्न राजकुमारियां शासन संचालित किया करती थीं। तो युवराज जो होता है वह राज्य का उत्तराधिकारी होता है और विभिन्न मंत्रियों का कर्तव्य होता है कि वह युवराज का संरक्षण करे, युवराज का उत्साहवर्धन करे, युवराज को प्रशिक्षण दे, युवराज को प्रशिक्षित करे, विभिन्न मामलों में युवराज को प्रशिक्षित करे। तो यह मंत्रियों का दायित्व होता है। नेक्स्ट है दव्वारिक। दव्वारिक यह अधिकांशतः नेट की परीक्षाओं में या विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दव्वारिक का कार्य क्या है। तो जो दव्वारिक होता है वह राजमहल में रक्षकों का प्रधान होता है। यह राजमहल में विभिन्न जो रक्षक होते हैं, विभिन्न जो सैनिक होते हैं, विभिन्न सैनिक जो होते हैं, सारे सैनिक इस दव्वारिक के अधीन होते हैं। यह राजमहल की सुरक्षा का कार्य करता है। राजा का प्रधान अंगरक्षक होता है और राजा के पास जो भी प्रार्थना पत्र जाता है, जो भी एप्लीकेशन जाता है, जो भी प्रार्थना पत्र जाता है, सारे प्रार्थना पत्र इसी के माध्यम से पहुँचता है। इसको हम कहते हैं दव्वारिक। छठा है अंतर्वेशिक। अंतर्वेशिक यह अंतर्वेशिक कौन सा पद होता था? यह एक तरह से अंगरक्षक होता है, यह बॉडीगार्ड होता था, यह राजा का बॉडीगार्ड होता था, मुख्य बॉडीगार्ड होता था और यह गृह कार्यों का प्रबंध करता था। गृह कार्यों का प्रबंध करता था। गृह कार्यों को प्रबंध करने का प्रधान अधिकारी यह होता था। सातवां है प्रशास्ता। प्रशास्ता यह प्रशास्ता कौन होता है? प्रशास्ता जो होता था वह कारागार का प्रधान अधिकारी होता था। प्रशास्ता कारागार का प्रधान अधिकारी होता था। जैसे कि जेलर, वर्तमान समय में हम जेलर की संज्ञा दे सकते हैं। जिस तरह से जेल का एक जेलर होता है, इसी तरह से उस समय कारागार का जो प्रधान अधिकारी होता था उसको हम प्रशास्ता कहते थे, उसको प्रशास्ता कहा जाता था। आठवां है समाहर्ता। यह समाहर्ता कौन सा पद होता था? समाहर्ता का मतलब, समाहर्ता जो होता था वह माल या राजस्व विभाग का अधिकारी होता था। माल या राजस्व विभाग का अधिकारी जो होता था उसको समाहर्ता कहा जाता था। सन्निधाता। यह सन्निधाता कौन होता था? जो सन्निधाता होता था यह राजकोष का प्रधान अधिकारी होता था। राजकोष का प्रधान अधिकारी होता था। जैसे हम देख सकते हैं कि जिले का ट्रेजरी ऑफिसर वह जिले का प्रधान अधिकारी होता है। सभी आय व्यय का विवरण उस ट्रेजरी ऑफिसर के पास रहता है। दसवां है प्रेष्टा या कहीं हमें प्रदेष्टा मिलता है। प्रदेष्टा यह जो प्रदेष्टा होता था यह जनसंपर्क अधिकारी होता था, यानी कि प्रदेश का जनसंपर्क अधिकारी होता था और इसका कार्य होता था लोगों से कर वसूलना और अपने अधिकारियों के माध्यम से कर वसूलवाना, यानी कि कर संग्रह करना इसकी जिम्मेदारी होती थी और यह लोगों से संपर्क स्थापित करता था।
नेक्स्ट है नायक। नायक कौन होता था? नायक जो होता था वह नगर का रक्षक अधिकारी होता था। नगर के रक्षक अधिकारी को नायक कहा जाता था। 12वां है पौर व्यवहारिक। पौर व्यवहारिक, यह जो पौर व्यवहारिक होता था, यह पौर व्यवहारिक जो होता था यह नगर का न्यायिक अधिकारी होता है। यह नगर का न्यायिक अधिकारी होता था, न्यायिक पदाधिकारी होता था। नगर के जितने भी न्यायिक संबंधी कार्य होते थे यह सब पौर व्यवहारिक के द्वारा किया जाता था। कार्मांतिक, यह जो कार्मांतिक है यह प्रदेश के खान का अधिकारी होता था, यानी कि खान और उद्योगों का अधिकारी होता था। खान और उद्योग संबंधी जितने भी विषय होते थे सब इस कार्मांतिक के पास होते थे। यह जो कार्मांतिक होता था यह मंत्रियों के अधीन होता था। फिर है सभ्य। सभ्य, सभ्य को कहीं कहीं प्रधानमंत्री भी कहा गया है। यह मंत्रियों का अध्यक्ष होता है। सभ्य जो होता है वह मंत्रियों का अध्यक्ष होता है, जिसको हम प्रधानमंत्री कहते हैं। और राजा मुख्य रूप से इसी प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर होता है। राजा मुख्य रूप से इसी के ऊपर निर्भर होता है, प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर होता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों से सलाह करने के पश्चात वह राजा को परामर्श देता था। जिस तरह से कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था और चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य के अधीन ही सारे कार्य करता था। कौटिल्य के दिशा निर्देशों के अनुसार ही सारे कार्य को संपादित करता था। दंडपाल, यह दंडपाल कौन होता है? दंडपाल जो होता था वह सेना और पुलिस का मुख्य अधिकारी होता है। सेना और पुलिस का मुख्य अधिकारी होता है। दंडपाल का कार्य होता है कि विभिन्न अपराधियों को पकड़ना, विभिन्न अपराधियों को पकड़ना, शांति व्यवस्था सुनिश्चित करना, कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना, यह सब दंडपाल का कर्तव्य होता था। यह सब दंडपाल का कर्तव्य होता था। दुर्गपाल, यह जो दुर्गपाल है यह जो दुर्गपाल होता था यह दुर्ग का प्रधान रक्षक होता था। दुर्ग का रक्षक यानी कि जो किला होता था उस किले की रक्षक की जिम्मेदारी किसको दी जाती थी? दुर्गपाल को दी जाती थी। और यह दुर्ग की रक्षा करने वाला या किले की रक्षा करने वाला मुख्य अधिकारी होता था। अंतपाल या सीमा रक्षक। अंतपाल या सीमा रक्षक। अंतपाल या सीमा रक्षक का तात्पर्य यह है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सीमा का रक्षक, सीमाओं की सुरक्षा करने वाला प्रधान अधिकारी। इसके अधीन सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती थी। यह राज्य की सीमाओं की देखभाल करता था और उन सीमाओं पर रखरखाव कर सुनिश्चित करता था। सीमाओं की रक्षा करने का कार्य यह सीमा रक्षक के द्वारा किया जाता था या अंतपाल के द्वारा किया जाता था। आटविक, आटविक जो होता था वह वन अधिकारी होता था। वन अधिकारी यानी कि जितने भी राज्य के वन होते थे सभी वनों के रखरखाव की जिम्मेदारी, वनों की संरक्षण की जिम्मेदारी यह आटविक के जिम्मे होती थी, यह आटविक के अधीन होती थी। आटविक के निर्देशन में विभिन्न जितने भी वन होते थे वनों का संरक्षण किया जाता था, वनों की जिम्मेदारी ली जाती थी। वनों की जिम्मेदारी यह आटविक के जिम्मे ली जाती थी। तो जो वन विभाग की जिम्मेदारी थी वह आटविक के अधीन होती थी। आटविक वन विभाग का मुख्य संरक्षक होता है, वन की संपत्तियों की रक्षा करने वाला होता है, विभिन्न लकड़ियों की सुरक्षा करने वाला होता है। जो वन में विभिन्न प्रकार की औषधियाँ होती हैं उन औषधियों की सुरक्षा करने वाला होता है। यानी कि वन में जितनी भी संपत्ति होती हैं, जो भी वन की संपत्ति होती है, सभी वन की संपत्तियों का रक्षा करने का यह प्रधान अधिकारी होता था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में इन अधिकारियों के समूह को अष्टादश तीर्थों का नाम दिया है। अष्टादश तीर्थों का नाम दिया है। यह 18 हैं और कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इन विभिन्न पदाधिकारियों के समूह को अष्टादश तीर्थ का नाम दिया है। यानी कि यह 18 तीर्थ हैं जो विभिन्न कार्यों को संपादित करते हैं, राज्य की सभी प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को संचालित करते हैं। और यही जितने भी 18 अधिकारी हैं यही राज्य के मुख्य प्रशासक माने जाते हैं, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी माने जाते हैं। इनके अलावा चाणक्य ने अन्य अधिकारियों का भी वर्णन किया है जो इनके अधीन रहकर राज्य के विभिन्न क्रियाओं को संपादित करते हैं, विभिन्न विभागों का उत्तरदायित्व संभालते हैं। तो इन 18 मंत्रियों के अधीन, इन 18 पदाधिकारियों के अधीन या 18 प्रशासनिक अधिकारियों के अधीन विभिन्न प्रकार के अधिकारी हुआ करते थे जो इनके अधीन रहकर राज्य के विभिन्न विभागों का उत्तरदायित्व संभालते थे। जैसे कि पहला है कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष
कोषाध्यक्ष नाम से ही स्पष्ट है, यह कोष की रखवाली करता था, यानी कि यह राजकोष का स्वामी होता था और कोषों की देखभाल करता था। यह राजकोष का स्वामी है और देखभाल करता था। फिर है शीताध्यक्ष, यह भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि शीताध्यक्ष का तात्पर्य क्या होता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शीताध्यक्ष का वर्णन किया गया है, तो शीताध्यक्ष का अर्थ क्या होता है। शीताध्यक्ष का अर्थ होता है कृषि से प्राप्त अनाज का संग्रह करना, यानी कि जो कृषि से प्राप्त अनाज होता है, कृषि से प्राप्त अनाज का संग्रहण करता ही शीताध्यक्ष कहा जाता था। यह कृषि का भंडारण करता था और यह कृषि का विशेषज्ञ होता था, यानी कि खेती बाड़ी का यह विशेषज्ञ होता था और यह राज्य से प्राप्त होने वाले समस्त अनाजों का यह भंडारण करता था और इसीलिए इसको शीताध्यक्ष कहा जाता था। फिर तीसरा है पठयाध्यक्ष। पठयाध्यक्ष, यह जो पठयाध्यक्ष होता था यह क्रय विक्रय अधिकारी होता था, क्रय विक्रय अधिकारी होता था, इसको हम पठयाध्यक्ष कहते हैं। इसको पठयाध्यक्ष कहा जाता था। राज्य में जो भी क्रय विक्रय अधिकारी होता था, विभिन्न प्रकार के विभिन्न पठयाध्यक्ष हुआ करते थे राज्य में। विभिन्न, जिस तरह से हम देखते हैं कि ISPCS हैं और ISPCS के द्वारा ही राज्य का संचालन किया जाता है। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके द्वारा संचालन किया जाता है और प्रशासनिक अधिकारी किसके अधीन होते हैं? मंत्रियों के अधीन होते हैं। तो जैसा कि हमारे संविधान में यह प्रावधान है कि मंत्रियों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 15% हो सकती है, यानी 91वां संवैधानिक संशोधन किया जाता है और उसके अधीन यह सुनिश्चित कर दिया जाता है कि राज्य में या लोकसभा की अधिकतम लोकसभा के सीटों की अधिकतम 15% ही मंत्री बनाए जा सकते हैं, यानी कि 15% ले लें तो भी 80 के आसपास आ जाता है। तो जिस तरह से पूरे भारत का संचालन 80 मंत्रियों के द्वारा किया जाता है, 80 मंत्रियों के अधीन विभिन्न विभाग होते हैं और विभिन्न विभागों में विभिन्न पदाधिकारी होते हैं, सारे पदाधिकारी मंत्री के अधीन होते हैं। इसी तरह से कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में विभिन्न मंत्रियों का उल्लेख किया है, विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों का वर्णन किया है और इन प्रशासनिक अधिकारियों के अधीन विभिन्न अधीनस्थ अधिकारी हुआ करते थे, जैसे कि ये विभिन्न अधिकारी हैं। आयुराध्यक्ष, इसी तरह से आयुधाराध्यक्ष, यह जो आयुधाध्यक्ष होता था या आयुधाराध्यक्ष होता था, यह युद्ध एवं अस्त्र की जिम्मेदारी इसके पास होती थी। यह शस्त्र का भंडारण का कार्य करता था, शस्त्र की व्यवस्था करने का कार्य करता था, यानी कि जितने भी अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे, गोला बारूद हुआ करते थे, सब इसके अधीन हुआ करते थे। इसको आयुधाराध्यक्ष कहते हैं। पांचवा है पोतवाध्यक्ष। यह जो पोतवाध्यक्ष होता था इसको नाप तौल अधिकारी कहा जाता था। जिस तरह से वर्तमान में बाट माप तौल अधिकारी होते हैं, इसी तरह से उस समय भी नाप तौल बाट माप के अधिकारी हुआ करते थे। इनके जिम्मे नाप तौल व्यवस्था की जिम्मेदारी हुआ करती थी। छठा है शुल्काध्यक्ष। शुल्काध्यक्ष जो होता था वह नगर में या शुल्काध्यक्ष जो होता था वह राज्य में शुल्क वसूल करता था या चुंगी की व्यवस्था करता था, चुंगी की व्यवस्था के ऊपर नियंत्रण करता था और विभिन्न मदों से जो शुल्क ली जाती थी उन शुल्क की वसूली करता था। सूत्राध्यक्ष कौन होता था? यह सूत की निगरानी की व्यवस्था करता था, क्योंकि उस समय सूत ही मुख्य व्यवसाय था। उसमें सूत ही मुख्य व्यवसाय होता है और सूत का ही उत्पादन किया जाता है। सूत से ही रस्सियाँ बनती थी। सूत से क्या बनती हैं? रस्सियाँ। यह एक प्रकार की फसल होती है, सूत की फसल होती है, उस फसल को उगाई जाती थी और उनसे रस्सियाँ निकाली जाती थी। तो रस्सियों के या सूत निर्माण की जिम्मेदारी किसके पास होती थी? सूत्राध्यक्ष के पास होती थी। आठवां है सुराध्यक्ष। सुराध्यक्ष कौन होता था? सुराध्यक्ष, सुरा का मतलब होता है शराब। जिस तरह से वर्तमान समय में विभिन्न जिलों में आबकारी अधिकारी होते हैं, आबकारी विभाग होता है, इसी तरह से आबकारी विभाग और आबकारी विभाग का एक अधिकारी होता है जिसको आबकारी अधिकारी कहते हैं। इसी तरह से यह आबकारी अधिकारी हुआ करता था सुराध्यक्ष, यानी कि आबकारी विभाग का प्रमुख हुआ करता था। आबकारी विभाग का प्रमुख हुआ करता था। जितने भी आबकारी विभाग का प्रमुख हुआ करता था। नौवां है शूनाध्यक्ष।
जो सूनाध्यक्ष होता था, इसको वधशाला की जिम्मेदारी होती थी, वधशाला की जिम्मेदारी होती थी। और यह पशुओं की निगरानी करता था, मछलियों की निगरानी करता था, यानी कि पशुओं की निगरानी करता था, मछलियों की निगरानी करता था, यानी जो ये वध योग्य पशु होते थे उनकी वह निगरानी उनकी निगरानी किया जाता था। तालाब में मछलियों की भी निगरानी का कार्य इस सूनाध्यक्ष के अधीन होती थी, इस सूनाध्यक्ष के अधीन होती थी। रथाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, यह जो मुद्राध्यक्ष होता था इसकी जिम्मे मुद्रा निर्माण की जिम्मेदारी होती थी, मुद्रा के संचालन की जिम्मेदारी होती थी। और यह जो मुद्राध्यक्ष होता था इसकी जिम्मे मुद्राध्यक्ष की मुद्रा की निर्माण की इसके अधीन मुद्रा की निर्माण की जिम्मेदारी होती थी, संचालन की जिम्मेदारी होती थी। रथाध्यक्ष, यह रथों की देखभाल करता था, रथों की देखभाल करता था और रथ सेना का प्रभावी प्रमुख होता था, यानी कि जो रथ सेना का प्रमुख होता था उसको रथाध्यक्ष कहा जाता था। इसी तरह से जो अश्व सेना का प्रभारी होता था उसको अश्वाध्यक्ष कहा जाता था। वह घोड़ों की रक्षा का कार्य करता था। विभिन्न जगह जगह राज्य में जगह जगह पर अस्तबल का निर्माण का कार्य करता था और जगह जगह पर अस्तबल का निर्माण संबंधी कार्य भी करता था। यानी कि जो घोड़े कहाँ रहते हैं, अस्तबल में रहते हैं, अस्तबल में रहते हैं, तो विभिन्न जगहों पर यह अस्तबल का निर्माण कराता था और घोड़े की देखभाल करता था। यानी कि घोड़ों की रक्षा की जिम्मेदारी, घोड़ों को पालने पोसने की जिम्मेदारी इस अश्वाध्यक्ष को होती थी। गजशालाध्यक्ष, गज का मतलब होता है हाथी, यानी कि हाथियों की देखरेख करने वाला, यानी कि हस्त सेना की जिम्मेदारी किसके पास होती थी, गजशालाध्यक्ष के पास होती थी। यह हाथियों का प्रबंध करता था, हाथियों की देखरेख करता था, अपने कर्मचारियों के माध्यम से यह हाथियों के देखरेख का कार्य करता था। फिर है गणिकाध्यक्ष, गणिकाध्यक्ष, गणिकाध्यक्ष कौन है, गणिका का तात्पर्य यहाँ है वैश्या से, गणिका का तात्पर्य किससे है, वैश्या से है। यानी कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र में वर्णन किया है और विभिन्न पदाधिकारियों का वर्णन किया है उससे स्पष्ट होता है कि उस समय भी विभिन्न विभाग होते थे, विभिन्न पदाधिकारी होते थे। जिस तरह से वर्तमान में हम देख सकते हैं कि विभिन्न पदाधिकारी हैं, विभिन्न अधिकारी हैं, विभिन्न विभाग हैं और उन विभाग की जिम्मेदारी विभिन्न मंत्रियों के अधीन दी गई है और मंत्रियों के अधीन विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, नौकरशाही है और यह देश नौकरशाही के द्वारा ही चलाया जाता है। तो उस समय भी राजा पूरे राज्य का संचालन करता था अपने अधीनस्थों के माध्यम से, अपने अधिकारियों, कर्मचारियों और मंत्रियों के माध्यम से करता था और उस समय भी तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं हुआ करती थी। यानी कि 325 ईसा पूर्व में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्थाएं हुआ करती थी। तो गणिकाध्यक्ष जो गणिकाध्यक्ष होता था वह वेश्याओं की निगरानी का कार्य करता था। गणिका का मतलब वैश्या से तात्पर्य है, वह वैश्याओं की निगरानी का कार्य करता था। तो हम देख सकते हैं कि तत्कालीन समाज में भी, उस समाज में भी वेश्यावृत्ति का प्रचलन होता था। जो देवदासियां होती थीं वह एक तरह से वेश्याएं ही होती थीं, गणिका ही होती थीं। तो गणिका की निगरानी करने का कार्य एक अधिकारी को दिया जाता था, वह गणिकाध्यक्ष होता था। नौकाध्यक्ष यह नौका संचालन का प्रमुख होता था, क्योंकि नदियों में नौका का संचालन किया जाता था या अपनी सीमा के जब पार जाया जाता था, जब राजा अपनी सीमा के पार जाते थे तो सैनिक नौका के माध्यम से ही नदी को पार करते थे। तो नौका संचालन का उत्तरदायित्व जिसके ऊपर था उसको नौकाध्यक्ष कहा जाता था। कुपियाध्यक्ष जो होता था वह जंगली वनस्पति या अन्य औषधियों की रक्षा का कार्य करता था, उसको कुपियाध्यक्ष कहा जाता था। गोध्यक्ष यह गोवंश की रखवाली करता था, गोवंश से संबंधित जितने भी पशु होते थे यह गोवंश की रखवाली का कार्य, गोवंश की सुरक्षा का कार्य, उनके पालन पोषण का कार्य गोध्यक्ष के द्वारा कराया जाता था। सुवर्णाध्यक्ष सुवर्ण का मतलब होता है सोना, यानी कि जो सोने चांदी संबंधित उत्तरदायित्व जिसके पास होता था उसको सुवर्णाध्यक्ष कहा जाता था। यह सोने चांदी का निर्माण सुनिश्चित कराता था, यह स्थान निर्धारित करता था कि कहाँ पर आभूषण बनाए जाने हैं। तो यह स्थान नियत करता था, स्थान का निर्माण कराता था और सोने चांदी की समस्त जिम्मेदारी इसके पास होती थी। आय व्यय यानी कि सोने चांदी के व्यापार की समस्त जिम्मेदारी सुवर्णाध्यक्ष के पास होती थी। 19वां है
कोष्ठगाराध्यक्ष। कोष्ठगाराध्यक्ष, यह जो कोष्ठगाराध्यक्ष होता था, इसके जिम्मे अनाज के भंडारण की जिम्मेदारी होती थी, केवल यह अनाज का भंडारण करता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों का वर्णन किया गया है और इन प्रशासनिक अधिकारियों का वर्णन और इन प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से मंत्री और राजा शासन किया करते थे। वर्तमान में भी हम देख सकते हैं कि विभिन्न विभाग हैं, विभिन्न विभागों के मंत्री हैं और मंत्री किसके अधीन कार्य करते हैं, और मंत्री के नीचे सचिव होते हैं और सचिव मंत्री के अधीन कार्य करते हैं। सचिव के ऊपर अपने विभागों के समस्त कार्यों की जिम्मेदारी होती है और सचिव के अधीन विभिन्न अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारी होते हैं, जिससे उन विभागों का संचालन किया जाता है। इस तरह यही व्यवस्था उस समय भी थी। कौटिल्य के समय में भी इस व्यवस्था को हम देख सकते हैं कि यह व्यवस्था जो संचालित हो रही है, यह कौटिल्य के समय में भी हम यह व्यवस्था देख सकते हैं कि उस समय भी राज्य के संचालन की जिम्मेदारी मंत्रियों के अधीन होती थी, कर्मचारियों के अधीन होती थी, नौकरशाहों के अधीन होती थी और राजा सब पर नियंत्रण करता था, शासन को सुचारू रूप से संचालित करता था। जो भी विभागीय अधिकारी, जो भी कर्मचारी अपराध करता था या अनाचार करता था या फिर कोई गलत कार्य करता था, उसको तुरंत राजा के द्वारा दंडित किया जाता था, उसको उसका पद छीन लिया जाता था। तो मैं जो ये विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों का नाम बताया हूँ, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कंपटीशन के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्थानीय शासन। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको स्थानीय शासन और गुप्तचर व्यवस्था के बारे में बताऊंगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।